हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, इस सीरीज में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे तथा थर्ड चैप्टर का भी वीडियो आपके लिए जल्द आने वाला है। आज ही आएगा थर्ड और फोर्थ चैप्टर का वीडियो। साथियों, तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन और एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। यानी कि आपको एक एसिड अम्ल, ठीक है, प्लस अगर आप क्षार यानी एक बेस को मिलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। तो आपको लवण यानी कि साल्ट प्लस H2O मिलती है। क्या मिलता है? H2O जल मिलता है हमें। जब भी हम किसी अम्ल और किसी क्षार को मिलाएंगे तो हमें साल्ट प्लस जल मिलेगा। और साथ ही साथ जब भी आप अम्ल और किसी जल को मिलाएंगे तो इस अभिक्रिया में क्या होगी, कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? कुछ ना कुछ ऊष्मा निकलेगी। यानी यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोराइड जो होता है एक अम्ल होता है, ठीक है, प्लस आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार होता है। क्या होता है? ये एक अम्ल है, ये एक क्षार है। जब इनकी हम अभिक्रिया करवाते हैं तो Na और Cl मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। प्लस में OH और H मिलकर क्या बनाते हैं? H2O जल बनाते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। तो अब साथियों, यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या विलयन का तापमान बढ़ता है? तो जी बिल्कुल, अगर ऊष्मा निकलती है इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। विलयन का ताप घटता है? नहीं भैया, विलयन का ताप तो बढ़ता है, तभी तो इसमें से ऊष्मा निकलती है जी। अभी देखो थर्ड, विलयन का तापमान समान रहता है? नहीं, विलयन का तापमान बढ़ता है, ठीक है। क्या लवण का निर्माण होता है? तो जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हमें क्या लवण मिला था? NaCl नामक हमें लवण मिला था अभिक्रिया कराने पर, किसकी? हाइड्रोजन क्लोराइड की प्लस NaOH की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? अभी बताओ। अभी क्या है? रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, ये कैसा कर रहा है? नीला कर रहा है, यानी ब्लू कर रहा है, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को नीला कर रहा है, यानी इसका मतलब रेड को नीला कौन करता है? क्षार करता है, यानी कि बेस करता है। क्या करता है? बेस। जो क्षार होगा वही तो रेड को ब्लू करेगा, क्योंकि अगर ब्लू से नीला होता, अगर ब्लू लिटमस से कैसा होता, हमारा रेड लिटमस हो जाता। कैसा होता? रेड लिटमस। तो यानी कि हमारा तब क्या होता? अम्ल होता। क्या होता? अम्ल होता, यानी कि एसिड होता, ठीक है। अभी हमें क्या है कि किस चीज को हम अधिक मात्रा में मिला दें जिससे कि परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाए, जो परिवर्तन है वो उल्टा हो जाए। अभी बताइए यहाँ पर किसकी मात्रा, क्योंकि रेड से क्या हो रहा है? ब्लू, यानी कि यहाँ पे मात्रा है क्षार की अधिक, यानी हमको एसिड मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? अधिक मात्रा में एसिड मिलाना पड़ेगा, तब जो है परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है बेकिंग पाउडर। क्या दिया है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। और ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है? क्षार। तो भैया हमको तो क्षार मिलाना नहीं है। क्या हमको क्षार मिलाना है इसमें? क्या क्षार मिलाना है? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और जो हमारा चूना होता है जिसको हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। तो यह भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है? क्षार, यानी यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तो ये भी क्षार होता है, इसको भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमें क्या मिलाना है? हमें मिलाना है एसिड। और यहाँ पर तो देखो सीधे सीधे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी हमको क्या मिलाना पड़ेगा? अम्ल मिला देंगे। अब बताओ, जब अम्ल मिला दिया तो अम्ल की अधिकता हो गई, अम्ल ज्यादा हो गया। अब का क्या परिवर्तन होगा? अब देखो ये कर देगा ब्लू से किसमें? रेड में। अब अम्ल ज्यादा हो गया भैया, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया तो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई, यानी अब ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। अब क्या परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो गया? तो जी बिल्कुल हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? अच्छा, ये जो देखो ये पूरा अभिक्रिया है, आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक से इसको देख सकते हैं। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। देखो, एक परख नली लिया आपने, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, ठीक है, और दूसरे में आपने एक एक जो रक्षित नली ली, क्या ली? रक्षित नली इस प्रकार से ली जाती है, और उसमें आपने क्या लिया? उसमें लिया आपने कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 लिया। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो भी गैस निकलेगी उसकी नमी को ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना, इसका कार्य होता है। क्योंकि वो एक्यूस फॉर्म में आती है, उसको जो है नमी को अवशोषित करता है। कौन करता है? वो करता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या कार्य होता है इसका? गैस से नमी को अवशोषित करना इसका कार्य होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? यानी साथियों, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलीकरण जल क्या होता है। अगर कोई पदार्थ है उसके पास अगर जल के यानी H2O के अगर कुछ निश्चित मात्रा में मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण जल लवण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीकरण जल लवण बोलते हैं। अब जैसे कि नीला थोथा, पहला ऑप्शन है हमारा नीला थोथा। ठीक है, तो नीला थोथा का आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, अब देखिए क्या इसके पास कुछ निश्चित मात्रा में H2O है? तो जी बिल्कुल, इसके पास पांच पांच क्या है? 5H2O पाए जाते हैं। इसमें कितने? 5H2O पाए जाते हैं, यानी निश्चित मात्रा में इसमें जल पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, कौन नहीं रखता है? तो भैया ए तो रखता है। अभी आते हैं बी नंबर ऑप्शन पे, तो बी है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3 होता है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें कहीं पे जल के अणु हैं, कहीं पे जल के मॉलिक्यूल हैं? नहीं है, यानी कि यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बेकिंग सोडा में जो लवण, ये जो लवण है इसमें क्रिस्टलीकरण जल नहीं पाया जाता है। अभी देखो हम थर्ड ऑप्शन भी आपका चेक कर लेते हैं, धावन सोडा। जो धोने का सोडा होता है इसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है? इसमें भी 10 अणु पाए जाते हैं जल के। ठीक है, अभी हम देखें अगर जिप्सम को, तो जिप्सम का आपको सूत्र पता ही है, क्या होता है? CaSO4, क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये होता है हमारा जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला। तो इसमें भी देखिए भैया क्या पाए जाते हैं जल के अणु? बिल्कुल पाए जाते हैं। यानी बेकिंग सोडा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है जल के अणु नहीं पाए जाते हैं। नीला थोथा में भी पाए जाते हैं, धावन सोडा में भी पाए जाते हैं, जिप्सम में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यह है, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया, आपने अगर एसिड मिलाया, एसिड से किसकी? बेस की अगर आपने रिएक्शन करवाई तो आपको साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। ठीक है, प्लस में H2O जल भी मिलेगा। ठीक है, अब ये बताओ, आपने एक एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग, कैसा ले लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ही आपने बेस ले लिया। क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लिया। तो जो हमारा साल्ट बनेगा, क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यानी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे? उदासीन सॉल्ट बनाएंगे। किसका निर्माण करेंगे? उदासीन सॉल्ट का। लेकिन हमारा सॉल्ट कैसा है? क्षारकीय लवण का है। कैसे लवण का है? क्षारकीय लवण का है। यानी आपको वीक एसिड लेना होगा। क्या लेना होगा? वीक एसिड लोगे। क्या लोगे? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। ठीक है, हमने क्या लिया? सॉरी, वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अभी बताओ, अभी ये वीक पड़ जा रहा है और स्ट्रॉन्ग कौन पड़ रहा है? बेस। यानी जो हमारा साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हमारा बनेगा बेस सॉल्ट। कैसा बनेगा? बेस, यानी क्षारकीय प्रकृति का सॉल्ट बनेगा। यानी हमें क्या लेना होगा?
वीक एसिड, यानी कि जो है हमें दुर्बल अम्ल लेना होगा और प्रबल क्षारक लेना होगा, तभी तो क्षार की प्रवृत्ति का लवण मिलेगा हमें, तभी तो साल्ट जो है वो हमें क्षारकीय प्रवृत्ति का मिल पाएगा, यानी कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लेना होगा। अभी आपको एक क्वेश्चन बताना है, मैं एक चीज पहले एक पॉइंट आपको बता देता हूं, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, दोनों स्ट्रॉन्ग लोगे तो क्या होगा, तब तो भैया उदासीन होगा दोनों को, और दोनों को वीक ले रहे हो तब भी उदासीन हो जाएगा। ठीक है, जीरो कर देंगे ना एक दूसरे को। अगर मान लो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और जो है वीक सॉल्ट ले लिया, यानी कमजोर सॉल्ट ले लिया, यानी दुर्बल दुर्बल सॉल्ट लिया है, तो आपको जो ये लिया है बेस, क्या लिया है, वीक बेस लिया है, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो किस प्रकृति का मिलेगा, दुर्बल मिलेगा या प्रबल मिलेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अभी, दांत के एनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो साथियों पहली बात तो कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है हमारा कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। और साथियों ये कैल्शियम फास्फेट किससे बनता है, क्या आपको पता है। तो देखिए आपको, देखो कैल्शियम फास्फेट किस तरीके से बनता है, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H3PO4, किससे, H3PO4 से मिलकर हमारा क्या बनता है, हमारा कैल्शियम फास्फेट बन जाता है। अभी ये बताओ कि ये क्या है हमारा, ये क्या है बताओ, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रकार का क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि प्रबल क्षार है, क्या है, यह एक हमारा प्रबल क्षार है। और यह क्या है हमारा, ये वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है, यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। अभी बताओ, अभी जो कैल्शियम फास्फेट बनेगा कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब कि यह क्षारकीय प्रकृति का होगा, किस प्रकृति का होगा, क्षारकीय, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इससे स्थिर छोड़ दिया गया। ठीक है, स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। तो साथियों आपने पीएच स्केल को देखा है, देखो पीएच स्केल में कितने से कितने तक, तो साथियों 0 से 14 तक अंक पाए जाते हैं, कितने तक, 0 से 14 तक। अभी आपने देखा होगा जो पीला नारंगी की बात कर रहा है, अभी जो स्वच्छ एक विलयन है हमारा वो पीला नारंगी कर देता है, कैसा, पीला नारंगी। अब यहाँ पर पीला नारंगी होता है करीबन 4 से 6 तक, 4 से 6 तक जो है पीला नारंगी हमारा कलर पाया जाता है। ठीक है, पीला नारंगी। अब बताओ ये कैसा होगा, तो यानी कि ये पीला नारंगी कर रहा है, मतलब एसिड होगा, मतलब कैसा होगा, मतलब यह है हमारा एक एसिड होगा। ठीक है, अभी बताओ हमसे कहा जा रहा है पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कौन करेगा, कौन सा विलयन मिला दे जिससे हरा नीला। अब हरा नीला जो हमारा रंग होता है वो साथियों होता है 9 से लेकर करीबन मतलब 14 तक, 14 तक, देखो 14 पे तो नीला होता है, यहाँ पे हरा होता है, तो हरा नीला मतलब बिल्कुल अपोजिट करना है, यानी कि एसिड से किस में जाना है, हमें क्षार में जाना है, किस में जाना है, क्षारीय प्रकृति में जाना है। तो मतलब कि हमें क्षार मिलाना होगा, क्योंकि क्षार की मात्रा ज्यादा करेंगे तभी तो एसिड से हमारा क्षारकीय प्रकृति का लवण बन पाएगा। तो साथियों आइए देखते हैं कि कौन सा इनमें से एक क्षार है। तो नींबू का रस, आपको पता है नींबू का रस क्या होता है, एक एसिड होता है, तो भैया एसिड में एसिड मिलाओगे तो क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ सिरका क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एसिटिक एसिड होता है, तो क्या इसको मिलाने, नहीं भैया हमें तो क्षार मिलाना है, क्या मिलाना है, क्षार। अभी जो साधारण नमक हमारा NaCl होता है ये तो भैया उदासीन होता है, तो उदासीन भैया इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी देखो एक प्रति अम्ल, यानी आपको क्या लेना है, एक एंटा एसिड लेना है, क्या लेना है, एंटा एसिड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एंटा एसिड का कार्य क्या होता है, अम्ल को क्षारकीय प्रकृति में बदलना, अम्ल को क्षारकीय प्रकृति में बदलना, तो हमें यही तो करना है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही क्रम देता है। तो साथियों आपको कुछ ना पता हो तो आपको एक तो बात पता ही होगी
कि जो HCl होता है यह सबसे जो है हमारा प्रबल अम्ल होता है, और सबसे जो प्रबल क्षार होता है वो होता है हमारा NaOH। ठीक है, इतनी बात आपको याद कर लेनी है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह सबसे प्रबल अम्ल होता है, यह सबसे प्रबल क्षार होता है। ठीक है, तो यह जब प्रबल होता है तो सबसे बाद में आएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम दिखाना है, तो बढ़ते क्रम में यह कहाँ पे आएगा, सबसे बाद में। तो बाद में किस में है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, यानी दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अभी बताओ जल हमारा कैसा होता है, जल इसके बाद आएगा एसिटिक एसिड, इसके बाद आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वाटर प्लस एसिटिक एसिड का कुछ ज्यादा होता होगा वाटर से। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। तो साथियों आप जैसे कि मान लो एसिड है, ठीक है, आपके हाथ पर क्या गिरा, एसिड गिरा, तो इसको उदासीन करने के लिए आपको क्षार की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी, क्षार की आवश्यकता होगी। इतनी बात क्लियर हुई। साथियों इसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, जो प्रबल अम्ल होता है, यानी कि जो भी प्रबल अम्ल होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, प्लस अगर हम बात करें जो प्रबल क्षार होता है यह भी हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, यानी चाहे प्रबल अम्ल हो चाहे प्रबल क्षार हो, दोनों ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, हाथ को लवणीय जल से धोएं। तो भैया लवणीय जल से हाथ को धोना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाथ को धोना तो है। ठीक है, अब लवणीय जल से धोएंगे तो ये अभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अभी बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्षार है तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। अभी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। अभी ये भी सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्षार है, ये भी क्या है, एक प्रकार का क्षार है। अभी देखो क्षार, क्योंकि एसिड गिरा है ना, तो क्षार से उदासीन होगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अभी ऑप्शन डी देखते हैं, प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो अभी तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, क्योंकि क्षार से क्या करेंगे, अम्ल को उदासीन कर देंगे। लेकिन हमने आपको इस क्वेश्चन के शुरू में बताया क्या, आपको बताया जो प्रबल क्षार होता है वो भी हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, यानी कि हम प्रबल क्षार का उपयोग नहीं करेंगे, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। और मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि NaOH क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है। कैसा क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है, यानी इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। ये जो हमारा होता है ये क्षारकीय प्रकृति का होता है, लेकिन ये कम क्षारकीय प्रकृति का जो है हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, यानी हम किसका प्रयोग करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएंगे, यानी हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। यानी कि आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। ठीक है, आप जब भी सोडियम यानी Na यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, में अगर आप किसे मिलाएंगे, किसी एसिड को मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट में किसे मिला दिया, एसिड को मिला दिया। किसे मिला दिया, एसिड को मिला दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप एसिड को इसमें मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, तो आपको हमने बताया जैसे भी क्षार, ये क्या है हमारा क्षार है। ठीक है, और ये अम्ल है। जब क्षार और अम्ल मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। ठीक है, प्लस में H2O जल बनता है, और यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी वजह से बनेगी CO2 गैस। अब ये जो CO2 गैस बनेगी यह क्या करेगी, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये चूने के पानी को कैसा कर देगी, दूधिया कर देगी। यह जलती हुई तीली को बुझा देती है। अब आपको पता है जो आग
आप जलाते हो, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग को जलाना संभव है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलाई जा सकती। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 की। तो CO2 क्या करता है? CO2 जो है आग को बुझाने का काम करता है। यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। क्या ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या यह जो है विलयन में घुल जाती है? तो बिल्कुल यह विलयन में घुल जाती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें अरुचिकर गंध होती है? नहीं भैया, इसमें अरुचिकर गंध नहीं होती है। कैसी? अरुचिकर गंध नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि हमारा कहने का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? यानी कि जो NaCl आपका नमक है, ठीक है, ये रसोई घर में खाने के उपयोग में तो होता ही होता है। ठीक है, इसका उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? तो साथियों अगर मैं इसके समीकरण लिखना चाहूँ तो काफ़ी लंबे समीकरण बनेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो NaCl का उपयोग होता है वो धावन सोडा को बनाने में होता है तथा बेकिंग सोडा को बनाने में होता है। इन दो में जो है कच्चे माल के रूप में NaCl का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक NaCl से एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, NaCl का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने में भी। किसे? बेकिंग पाउडर को जब आप बनाते हैं तो कच्चे माल के रूप में किसे उपयोग करेंगे? NaCl को उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की तरफ। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? यानी कहने का मतलब है कि बेकिंग पाउडर किससे किससे मिलकर बनता है? तो पहली बात तो याद रखना है बेकिंग सोडा, किससे? बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड को मिलाने पर आपका क्या बनता है? आपका बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है भैया? बेकिंग पाउडर बनता है। तो अभी बताइए बेकिंग सोडा यानी जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसका तो उपयोग हो गया। ठीक है, अन्य अवयव कौन सा होता है? अन्य अवयव होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड, यानी यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अच्छा, टूथपेस्ट की जो आप ब्रश करते हैं, जो उसमें टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों हमारे दांतों में क्या एसिड बन जाता है? क्या बन जाता है? एसिड। जब हम खाना खाते हैं कुछ फंस जाता है तो वो एसिड के रूप में बन जाता है, और जब भी इस एसिड का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, कितने से? 5.5 या 5.6 से जब कम होता है तो हमारे दांत क्या होते हैं? क्षय होने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमें डेली टूथपेस्ट करना होता है। तो ये जब एसिड प्रकृति का है तो एसिड को खत्म करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्षार का प्रयोग करेंगे। तो हमारे टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? क्षार पाया जाता है, यानी कि हमारे टूथपेस्ट का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारकीय होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? यानी एक अम्ल लीजिए और एक क्षार लीजिए, उनके जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? यानी कि साथियों आपने देखा है, देखो 0 से 14 तक क्या होता है? हमारा पीएच स्केल होता है, जिसमें 7 कैसा होता है? उदासीन होता है। अभी आपको पता है अगर पीएच मान की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी पीएच मान की हम जैसे ही वैल्यू बढ़ाएंगे 1 2 3 4, वैसे ही क्या होगा? अम्ल जो है दुर्बल होता चला जाएगा। अम्ल कैसा होता चला जाएगा? दुर्बल। यानी यहाँ पे लिखा पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना प्रबल होगा। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 7 पर यानी मान लो 6 मान लो, ठीक है, 6 पर जो है अम्ल कैसा होता है? दुर्बल होता है, लेकिन 0 पीएच पर अम्ल जो होता है अधिक प्रबल होता है। यानी कि पीएच कैसा होगा? कम होगा, निम्न होगा, तब जो है
उतना ही प्रबल क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। अभी देखो यहाँ पे लिखा पीएच जितनी उच्च होगी, यानी कि पीएच हमारा 7 है, ठीक है, 7 से कुछ नीचे आ जाओ, क्योंकि 7 कैसा होता है, हमारा उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। अभी 7 से नीचे आए, मान लो 6.9 पे आए, अभी ये क्या है, ये है हमारा सबसे उच्च पीएच, ठीक है। तो अम्ल कैसा होगा, दुर्लभ होगा, दुर्बल होगा। कैसा होगा, दुर्बल होगा। ये बात करेक्ट है, यानी पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन है पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना प्रबल होगा। अभी देखो पीएच में क्या होता है, अभी देखो क्षार में क्या होता है 7 से 14, अब जैसे जैसे मतलब पीएच मान को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी। अब ये कह रहे हैं पीएच जितना कम होगा, यानी पीएच मान लो 7 है, कितना है 7 है, अब जितना कम होगा पीएच क्या उतना ही क्षार जो है प्रबल होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जो क्षार होता है वो 14 पर प्रबल होता है, कहाँ पे, 14 पर प्रबल होता है, यानी पीएच जितनी कम होगी, हाँ पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है एंड 4 ऑप्शन करेक्ट है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, यानी साथियों जो हमारा स्टोमच होता है यानी पेट होता है, पेट में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पेट में पाई जाती हैं, जिनसे हमारा जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, ठीक है। अभी ये जठर रस मुख्यतः 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला एक अवयव होता है एचसीएल, ठीक है, इसके अलावा एक अवयव होता है इसका म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस, और साथ ही साथ पेप्सिन भी इसमें पाया जाता है। पेप्सिन हार्मोन भी जो है जठर रस से निकलता है, ठीक है। अभी देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे, जैसे ही आपने देखा कि जठर रस में HCl पाया जाता है, अभी बताओ HCl कैसा होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। कैसा, प्रबल अम्ल होता है। अब साथियों आपको पता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी जो जठर रस के पीएच वैल्यू होती है वो भी 7 से कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो साथियों जैसे ही मान लो आपने ये लिया जल, ठीक है, इसमें H2O जल है आपका, ठीक है, और इसमें कुछ अम्ल डाला, मान लो HCl आपने डाला, तो क्या होगा, क्या क्या परिघटनाएं हो सकती हैं। तो साथियों ये HCl जैसे ही आपने डाला तो ये HCl क्या होगा, ये जो है आयनीकृत हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, किसमें, H प्लस और Cl माइनस में आयनित हो जाएगा, और ये H2O जो है ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, H प्लस के साथ अभिक्रिया कर लेगा और H3O का निर्माण करेगा। यानी कि इसमें क्या क्या परिघटनाएं हो सकती हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, आयनीकरण होगा, किसका, HCl का आयनीकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। उदासीनीकरण, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि उदासीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अम्ल डाला है, क्षार नहीं मिला इसको, क्योंकि जो जल होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, तनुता, हाँ इसमें ऊष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं लवण का निर्माण होगा क्या इसमें, क्या इसमें लवण का निर्माण होगा, नहीं भैया इसमें लवण का भी निर्माण नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो साथियों अम्ल क्षारक सूचक क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि यह पदार्थ जो है, जो हमें दिया गया भाई अम्ल है या क्षार है, इस बात को कौन बताता है, अम्ल क्षारक सूचक, जिन्हें बोलते हैं हम एसिड साल्ट इंडिकेटर, ठीक है। अब किससे पता करते हैं, एक तो इंडिकेटर होता है हमारा लिटमस पेपर। क्या होता है साथियों, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू, अगर अम्ल है तो ब्लू पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है, और अगर ये जो है बेस है तो रेड को क्या कर देगा भैया, ये ब्लू कर देगा। इतनी बात क्लियर है। अभी आप बताओ जो दृष्टि दोष से युक्त है, यानी जिसे दिखाई नहीं देता है, तो वो ब्लू और रेड कलर क्या पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा भैया, ये कलर चेंज करता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा
नहीं होगा, लिटमस पेपर वाला हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, हल्दी। तो हल्दी भी क्या करती है, कलर को चेंज करती है, हल्दी भी क्या करती है, कलर को चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वेनिला सत, जिसे एंसेस बोलते हैं साथियों, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये करता क्या है, ये हमारा करता, ये भी एक इंडिकेटर है किसका, अम्ल क्षारक सूचक का। ये क्या करता है, तो साथियों ये करता है उसकी गंध में परिवर्तन। अभी बताओ, जो दृष्टिबाधित छात्र है तो वो गंध को तो सूंघ लेगा, यानी कि गंध में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, जिससे कि वह पता लगा सकता है कि जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। इसके बाद आता है पिटूनिया की पंखड़ियां। तो ये भी जो पंखड़ियां होती हैं ये भी कलर में चेंज लाती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। यानी कि इन सभी के अगर उपचार करें, मतलब तनु अम्ल के साथ हम इनकी रिएक्शन करवाएं तो कौन सा एक है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नहीं देगा। अभी देखो, मार्बल किसे बोलते हैं, तो साथियों जो मार्बल होता है यानी इसे का सूत्र हो जाएगा CO3। ठीक है, तो क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जी बिल्कुल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखा। तो चूना पत्थर, साथियों चूना पत्थर को भी हम क्या बोलते हैं, CaCO3, यानी इसमें भी क्या है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये भी आंसर नहीं होने वाला। अभी देखते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है साथियों, NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देगा। इसके बाद बात करते हैं चूना की। तो साथियों आपको पता है चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। क्या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, नहीं निकल रही ना, तो यानी कि हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, चूना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, यानी कौन सा अम्ल है। अभी आपको तो पता ही है नींबू का रस कैसा होता है, एसिड होता है, एक अम्ल होता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त कैसा होता है, लगभग उदासीन, लगभग कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। चूने का पानी एक क्षार होता है, क्या होता है, क्षार। और प्रति अम्ल क्या होता है, जिसे अभी हमने बताया आपको, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंटा एसिड। इसका काम क्या होता है, एसिड को क्षार में बदलना, किस में बदलना, बेस में बदलना, इसका कार्य होता है। तो भी ये भी क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अभी देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमें 20 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक चित्र दिया गया है। देखो, विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास में निम्नलिखित उपकरण चित्र पॉइंट 2.1 लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि एक कथन सत्य है या एक से अधिक कथन सत्य हैं। अभी देखो क्या किया जा रहा है, रबर कॉर्क लगी है, इसमें कील लगी है और तनु मिलाया गया NaOH तनु को मिलाया गया। तो जैसे ही NaOH तनु को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, जो बल्ब अगर बल्ब है तो वो क्या होगा, जलने लगेगा। अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है बल्ब नहीं चमकेगा, तो नहीं भैया बल्ब तो जलेगा, बल्ब चमकेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बल्ब नहीं चमकेगा ये भी गलत, बल्ब नहीं चमकेगा ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। गोल्ड को घोलने के लिए, तो गोल्ड को घोलने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एक अन्य और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्या आप लोगों को पता है? तो इस एक्वारेजिया को साथियों हम रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, जो कि गोल्ड को घोलने का वर्क करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
क्या HCl हमारा खनिज अम्ल है? तो बिल्कुल यह एक प्रकार का खनिज अम्ल है। अगर बात करें सिट्रिक एसिड की, तो साथियों ये एक प्रकार का एसिड तो है, लेकिन ये खनिज नहीं है। कैसा नहीं है? खनिज अम्ल नहीं है, यानी सिट्रिक एसिड जो है वो एक खनिज अम्ल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये भी खनिज अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल भी एक प्रकार का खनिज अम्ल है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो 23 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक क्षार नहीं है। तो साथियों आप देखेंगे कि यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, चारों ऑप्शन में OH है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी क्षार हैं। तो साथियों अगर आपने OH देखा, जो OH देखा, आप OH देखते ही यह नहीं कह सकते कि यह क्षार है या अम्ल है। तो साथियों हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है, जो अभिक्रिया के दौरान OH माइनस आयन देते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या जो है, देखो OH देंगे माइनस या नहीं। तो देखो इसको जब हम ऊष्मा देंगे तो ये क्या करेगा, Na प्लस तथा OH माइनस में टूट जाएगा। वहीं पर KOH जो है K प्लस OH माइनस में ये भी टूट जाएगा। वहीं पर NH4 प्लस में और OH माइनस में ये भी टूट जाएगा। बात करें C2H5OH की, तो ये जो है हमारा टूटेगा नहीं, बल्कि इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। तो एथेनॉल से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे सूत्र से एथेनॉल कुछ पूछा जा चुका है। ठीक है, सूत्र से रिलेटेड इसके। ठीक है, इसी को हम एथेनॉल या एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल भी बोलते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पर। तो साथियों 24 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से जो दिया गया है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो आइए देखते हैं। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो हमने अभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई भी धातु लेंगे आप, ठीक है, धातु और हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, क्या लेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। अगर उसकी अभिक्रिया आपने एसिड से करवा दी तो आपको क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा, प्लस में H2O मिलेगा, प्लस में CO2 गैस भी आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? CO2 गैस। तो यही तो कह रहा है, लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो यानी फर्स्ट तो करेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अभी बात करते हैं, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है। यानी कि प्रत्येक, अगर आप धातु ऑक्साइड देखो, कुछ अपवाद हैं। क्या हैं? कुछ अपवाद हैं इसके। देखो ज्यादातर क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया पर लवण और अम्ल देते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते। यानी यही इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। कुछ धातु अम्लों से क्रिया पर लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, ये भी करेक्ट बात है। कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया पर अम्ल बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों जो है स्टेटमेंट तो राइट है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पर। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। सबसे पहले हमने किसे देखा? सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl को देखा। किसे देखा? NaCl को देखा। तो ये क्या करता है? ये H2 प्लस Cl2 का उत्पादन करता है, यानी डी नंबर का हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। यानी कि अभी देखो ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए डी का सेकंड किस में है? इसमें है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो ए का क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड। ये क्या करता है? विरंजन का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? विरंजन का। अभी बात करें हम बेकिंग सोडा की, यानी कि बेकिंग सोडा हमारा क्या है? एक एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है। वहीं पर धावन सोडा कांच का विरजन बनाता है। क्या बनाता है? कांच का विरजन। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना, रट के जाना है बस एक एक क्वेश्चन को। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्केल दिया गया हमें, पीएच स्केल, जिसकी हमने पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी देखो पीएच स्केल हमें दे रखा है। यहाँ पे क्या दिया है? समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा समान हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिणामी विलयन की पीएच को
एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया कौन सा रंग प्राप्त होगा। अभी देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लिया गया, ठीक है, प्लस में क्या लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हमने क्या बताया, जब ये अभिक्रिया करेंगे एक साल्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है, प्लस H2O जल बनाएंगे। अभी बताओ ये है प्रबल अम्ल, क्या है, ये प्रबल अम्ल है, कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और ये प्रबल क्षार है, यानी दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों है प्रबल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, उदासीन, और उदासीन का मान क्या होता है हमारा 7, क्या होता है 7। अभी 7 का कलर हमारा कैसा होता है, ग्रीन, कैसा होता है भैया, ग्रीन, यानी कि तो यह कौन सा कलर दिखाएगा, तो यह ग्रीन कलर दिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखो, हरा तो इसमें है नहीं, देखो पीला हरा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हमें हरा आंसर मिलता तो हरा एग्जैक्ट आंसर होता है। देखो आपको यहाँ पर पीएच स्केल में कुछ पीलापन भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, पीला हरा, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट आंसर हमारा हरा ही देखने को मिलता है, क्योंकि उदासीन का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर आता है, कैसा आता है, ग्रीन कलर, ठीक है। अभी देखो हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यानी HCl को क्या करें, देखो हमने किससे गुजारा, इसको जल से गुजारते हैं। अब जल मान लो HCl जल से गुजारा, किससे, H2O से गुजारा। ये HCl क्या करता है, जैसे ही जल से गुजारेंगे H+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा। अभी H2O से गुजारा तो मतलब ये H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3O, क्या बनाएगा, H3O, H और H2 क्या हो जाएगा, H3O बनाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। यह विलयन में आयनित नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। तो भैया क्या यह एक सहसंयोजक यौगिक है, ये आयनित नहीं होता, ये आयनित हो जाता है H+ और Cl- में आयनित हो जाता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं, यह विलयन में आयनित होता है, बिल्कुल होता है, H+ और Cl में आयनित हो जाता है। अभी देखो सेकेंड ऑप्शन किस में है भैया, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सेकेंड और फोर्थ में, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको देखना चाहें, यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, नहीं भैया, यह क्या देता है, H3O देता है, क्या देता है, H3O देता है, H+ यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन देता है, ठीक है। अभी देखो यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, क्या देता है, H3O, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। तो ये कौन सा आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी कि सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पर, अम्लों के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो भैया आपको पता है अम्ल प्रायः कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कड़वे कौन होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। कड़वे कौन होते हैं, क्षार। अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे। दो ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। अभी बताओ अम्ल क्या करते हैं, ब्लू को, किसको, ब्लू को यानी नीले को रेड में बदलते हैं, यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कौन, अम्ल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो 29 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे। अगर आप देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, इसका तनु जलीय विलयन लेते हैं, तो इनमें से कौन उपस्थित होगा। तो साथियों इसमें देखो अभी हमने बताया, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया, आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है, तनु जलीय विलयन में लिया, H2O में लिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो ये करवा लेगा इसके साथ अभिक्रिया, यानी हो जाएगा H3O, ठीक है, ये होगा पॉजिटिव में, और Cl कैसा आएगा, माइनस, यानी कि H3O हाइड्रोमोनियम आयन मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया का सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको सही प्रदर्शन को पहचानना है, तो साथियों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो NaCl होता है हम एक्वस फार्म में लेंगे और जल को लिक्विड फार्म में लेंगे, और क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस फार्म में मिलेगी, क्लोरीन गैस के फार्म में मिलेगी, और H2 हाइड्रोजन भी गैस के फार्म में हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
30 का। तो साथियों आप देख सकते हैं कि NaCl कैसे एक्यूस फार्म में लेना है, H2O को लिक्विड फार्म में लेना है, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक्यूस फार्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस के रूप में और हाइड्रोजन भी गैस के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है एट इज, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न का है, पूछा जा चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल पूछा जा चुका है मिलान के रूप में ही, तो इसलिए इसको करवाना इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता है लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, आपको पता है लैक्टिक एसिड भैया किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध और दही में क्या पाया जाता है भैया, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है भैया, टमाटर में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक 32 क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों हम यहाँ पर मिलान करते हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वहीं पर जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या होता है हमारा जिप्सम का फार्मूला होता है। ठीक है, अभी बात करें हम ब्लीचिंग पाउडर की, तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, क्या होता है CaCl2। बुझा चूना का सूत्र होता है हमारा CaOH का होल टू, ये क्या होता है हमारा बुझा हुआ चूना होता है। तो इस प्रकार से इसको भी हमने मिलान कर लिया। तो साथियों इस टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे और साथ ही साथ दो जो है हमें यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लगे जो मैंने आपको करवाए। ठीक है साथियों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर नंबर 3 का वीडियो भी जल्द अपलोड होने वाला है, तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, हम करवाएंगे आपको पूरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।